राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड चुनाव मिलकर लड़ेगा एनडीए। भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। 10 सीटें आजसू, 2 सीटों पर जदयू और 1 सीट लोजपा के लिए छोड़ी। हरियाणा में कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए होगी निःशुल्क डायलिसिस सेवा। दिवाली से पहले ही दिल्ली में खतरनाक लेवल पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। यमुना नदी की सतह पर भी दिखी जहरीली झाग की परत। हरियाणा सरकार में पराली जलाने वाले किसानों पर होगी एफआईआर। 2 साल तक उन किसानों से नहीं खरीदी जाएगी फसल, आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह से निपटने के लिए अंतर्विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर दिया जोर। कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई दिशा निर्देश किए जारी। और बेंगलुरु टेस्ट में भारत के समक्ष हार का खतरा मंडराया। चीन रविंद्र की शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने 300 रनों से ज्यादा की बढ़त की हासिल। और अब विस्तार से समाचार। झारखंड में आज प्रेस वार्ता के जरिए एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि लोजपा रामविलास चतरा से चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। और झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज रांची पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव घटक दलों के नेताओं से मिलकर सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकर्ताओं से रांची में चुनावी तैयारियों पर बैठक भी करेंगे। ये दौरा गठबंधन की रणनीति को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से अहम माना जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन कर सकते हैं। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी ने 288 में से 260 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, जबकि 28 सीटों पर सहमति बनना बाकी है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मालेगांव और धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ साथ पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सपा ने मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस करते हुए महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 12 सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी पेश की है। सपा का प्लान मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद और धुलिया की सीटों पर चुनाव लड़ने का है। ये वो सीटें हैं जो ओवैसी की पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज से अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही आज से इन सभी 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक और जहां भाजपा ने किसी भी सीट पर अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर प्रत्याशित घोषित कर दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस को अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस मामले में अब तक कोई भी स्पष्टता नहीं आई है। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतों की गणना होगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही नायब सिंह सैनी ने अहम फैसला लिया। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवा की सुविधा मिलेगी। साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी निशुल्क डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। नवगठित हरियाणा राज्य सरकार ने पराली जलाने से संबंधित बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए ये साफ कर दिया है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उस पर एफआईआर दर्ज होगी और सरकार 2 साल तक उस किसान की फसल नहीं खरीदेगी। ऐसे किसानों को राज्य सरकार के वेब पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड मार्क कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग लगातार किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। किसानों को समझाया जा रहा है कि वो किसी भी स्थिति में पराली में आग न लगाएं, बल्कि सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए गए कृषि यंत्रों की मदद से पराली का उचित प्रबंध करें। किसान पराली को या तो खेत में ही नष्ट करके खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके गट्ठे बनवाकर खरीद केंद्रों पर बेचकर आमदनी ले सकते हैं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी को उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सकीना मसूद को स्वास्थ्य और चिकित्सा, शिक्षा, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, जावेद अहमद राणा को जल शक्ति, वन और जनजातीय मामले, जावेद अहमद डार को कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और सतीश शर्मा को खाद्य, यातायात विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। शुक्रवार को पुलिस ने 5 आरोपियों को सुरक्षा कारणों की वजह से अपर जिला जज पूनम पाठक के आवास पर ही पेश किया। इस दौरान आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बहराइच में भले ही अभी शांति व्यवस्था बनी हुई हो, लेकिन पुलिस की निगाह आज होने वाले जुमे की नमाज पर लगी है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता ने। रामगोपाल मिश्रा का गांव है और ये पीछे उनके परिवार के लोग थे, संतुष्ट नहीं है। इनको लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हुई और इनका मानना है कि जिस तरह उनके बेटे की या उनके पति की हत्या की गई है उसी तरह उनको भी दंड दिया जाए। गांव के लोग भी नाराज हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि कानून व्यवस्था बना रहे, कोई ऐसी स्थिति ना आए कि दोनों धर्मों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, इसलिए और अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बहराइच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से आयोजित इंडस्ट्री वर्कशॉप ऑन डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने स्टार्टअप्स को डीप फील्ड टेक्नोलॉजीज के इनोवेशन के लिए सम्मानित किया और डेयर टू ड्रीम 5 चैलेंज की भी शुरुआत की, जिसमें स्टार्टअप एमएसएमई उद्योग के सामने कई कटिंग एज तकनीकों की चुनौती रखी गई। वक्त आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अब लीड लेना चाहिए। पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अब लीड लेना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर तेजी से हो रहे परिवर्तनों को न सिर्फ एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, बल्कि नई चीजें क्रिएट करने की भी उनके अंदर क्षमता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अफ्रीकी देश मलावी यात्रा का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति ने आज मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चक्वेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही वे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी मौजूद रहीं।
इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कामुजू मुसोलियम समाधि स्थल पर दौरा किया, जहां उन्होंने मलावी के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थल पर राष्ट्रपति की परंपरागत तरीके से अगवानी की गई। राष्ट्रपति ने वहां विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा का जन्म 14 मई 1998 को हुआ था और वो 1961 से 1994 तक राष्ट्रपति रहे। 25 नवंबर 1997 को 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा का आरंभ उन्होंने पूजा अर्चना से किया। यात्रा भागलपुर से नवगछिया होते हुए कटिहार जाएगी। इसके बाद पूर्णिया, अररिया होते हुए किशनगंज में संपन्न होगी। गिरिराज सिंह ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को एकत्रित करना है। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। महादेव ने हिंदू परिवार में पैदा किया, मरूंगा हिंदू, तो हिंदू को एकत्रित करना मरने के पहले, ये मेरा लक्ष्य है। हम दंगा बंद करने आए हैं। एकजुट रहोगे सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जब बहराइच की घटना हुई, एक शब्द नहीं अखिलेश यादव के जुबान से खुला, केवल मुस्लिम वोट के लिए। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है। दिल्ली में सर्दियों के दस्तक देते ही प्रदूषण रूपी दानव डराने लगा है। सांसों पर संकट मंडराने लगा है और जीवनदायिनी यमुना में भी सफेद झाग नजर आने लगा है। यमुना जी का डराने वाला वीडियो सामने आया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच यमुना में फिर दिखे जहरीले झाग ने टेंशन बढ़ा दी है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पानी की जगह झाग तैरता हुआ दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आज इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहाँ AQI 270 पर पहुंचा। वहीं आनंद विहार में AQI 339 दर्ज किया गया। बात करें अक्षरधाम के क्षेत्र की तो वहाँ AQI 293 पर पहुंच गया है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है। वजीरपुर में 379, विवेक विहार में 327, शादीपुर में 337, रोहिणी में 362, पंजाबी बाग में 312, पटपटगंज में 344, नरेला में 312, मंडलकांड में 375, जहांगीरपुरी में 354, द्वारका सेक्टर 8 में 324, बवाना में 339, आनंद विहार में 342 और अलीपुर में 307 दर्ज किया गया है। दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही हवा को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है। जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। 4 महीना बाद चुनाव है। मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्थिति चिंताजनक है। यमुना नदी प्रदूषण की चपेट में आ गई है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शा रहा है। नदी के विभिन्न स्थानों पर उच्चतम BOD और निम्नतम DO स्तर रिकॉर्ड किए गए हैं। दिल्ली के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया DD न्यूज संवाददाता ने। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी AQI क्वालिटी जो है वो 300 के पार पहुंचती दिखाई दे रही है। और 18 तारीख को जो ये इंडेक्स था ये और तेजी से बढ़ा, यानी अभी दिवाली नजदीक है और उससे पहले जो ये इंडेक्स है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्रदूषण की गिरफ्त में दिल्ली आती दिखाई दे रही है। लेकिन ये वायु प्रदूषण जो है बहुत खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्षों की बात करें तो दिल्ली सरकार में जिस तरह से ये प्रदूषण तेजी से बढ़ा, सभी ने देखा कि इसके लिए दिल्ली सरकार
लगातार फेल होती दिखाई दी। आज यमुना का जो इलाका है वो भी प्रदूषित दिखाई दे रहा है। कालिंदी कुंज के पास जो घाट है वहां पर जो तस्वीरें हैं वो भयावह स्थिति पैदा कर रही है। जिस तरह से यमुना में झाग बनती दिखाई दी है, व्हाइट कलर का पूरा फोम दिखाई दिया है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की पोल भी खुलती दिखाई रही है। जिस यमुना को साफ करने की दावेदारी कर रहे थे वो उनकी दावेदारी जो है वो फेल होती दिखाई दे रही है और वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और अगर ये 300 से 400 में जाता तो स्थिति और खराब होगी। और कई बार ऐसा रजिस्टर भी किया गया है कि इंडेक्स क्वालिटी में तेजी से बदलाव देखा गया। क्या दिल्ली सरकार इसको रोक पाएगी? कैमरामैन सुनील नौडियाल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा। वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए शहजाद पूनावाला गैस मास्क पहनकर स्मॉग टावर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के कारण आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है। AQI लगातार गिरता जा रहा है और क्या करते हैं आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मॉग टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मॉग टावर पर ताला लगा है। OTT प्लेटफॉर्म पर निगरानी की मांग वाली PIL को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि ये विषय कार्यपालिका को तय करने दें। मुख्य न्यायाधीश ने PIL के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी जनहित याचिकाओं के चलते जनहित से जुड़े असली मुद्दे कोर्ट के सामने नहीं आ पाते। दरअसल वकील शशांक शेखर झा की ओर से दायर याचिका में एक नियामक बोर्ड के गठन की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा कर दिया। ये याचिका एक पिता द्वारा दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी दोनों बेटियों का ब्रेन वॉश कर आश्रम में रखा गया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। ऐसे में कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। उधर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने बाबा राम रहीम पर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक को हटा दिया है। पंजाब हाईकोर्ट ने राम रहीम पर 3 मामलों में चल रही SIT की जांच पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में सिनवार की मौत के बाद यही सवाल उठ रहा है कि अब ये संघर्ष क्या मोड़ लेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अगर हमास अपने हथियार डाल दे और सभी बंधकों को रिहा कर दे तो गाजा में युद्ध समाप्त हो सकता है। और साथ ही अमेरिका ने भी इजराइल को बधाई देते हुए कहा कि अब युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। हमास नेता सिनवार की मौत के बाद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सिनवार की मौत से पहले इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को अपना निशाना बना चुका है। हमास ने हाल ही में सिनवार को अपना नेता नियुक्त किया था, जिससे उसके उग्रवादी रुख को बल मिला। सिनवार को पूर्व राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या के बाद उत्तराधिकारी बनाया गया था। युद्ध की शुरुआत से ही सिनवार को इजराइल सेना द्वारा मारने के प्रयास किए जा रहे थे, जो गाजा में छिपा हुआ था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास अपने हथियार डाल दे और सभी बंधकों को रिहा कर दे तो गाजा में युद्ध समाप्त हो सकता है। To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास के पूर्व सैन्य प्रमुख मोहम्मद देफ और हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की तस्वीरों को सोशल मीडिया पे साझा किया है। साथ ही एक तीसरी तस्वीर को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सिनवार है।
हम हर आतंकवादी तक पहुंचेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और वे तलवार से तुम्हारे सामने गिरेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सिनवार की मौत की सराहना करते हुए इसे युद्ध विराम की ओर एक सकारात्मक कदम बताया है। बाइडेन ने नेतन्याहू को बधाई देते हुए कहा कि अब युद्ध को समाप्त करने और गाजा में बंधकों को सुरक्षित वापस लाने का समय है। यह दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। मैंने बेंजामिन नेतन्याहू को सिनवार को पकड़ने के लिए बधाई देने के लिए फोन किया। मैंने उनसे कहा कि हम उनके कार्यों से बहुत खुश हैं और इसके अलावा अब आगे बढ़ने का समय है। गाजा में युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ें और सुनिश्चित करें कि हम एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे हम पूरी दुनिया के लिए चीजों को बेहतर बनाने की स्थिति में होंगे। इस युद्ध को समाप्त करने और बंधकों को घर वापस लाने का समय आ गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि याहिया सिनवार हजारों निर्दोष लोगों की हत्या का दोषी था। उसकी मौत की वजह से अमेरिका, इजराइल और ये पूरी दुनिया बेहतर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में यूं तो कई मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं, परंतु अर्थव्यवस्था को लेकर असंतोष गहराता नजर आ रहा है। आम जन का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। महंगे आवास के कारण लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर निकले, ये जानने के लिए कि कितनी गंभीर है अमेरिका में बेघर लोगों की स्थिति। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जीवन यापन संकट का मुद्दा भी केंद्र में है। जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं और किफ़ायती दर पर आवास उपलब्ध न होने के कारण सड़कों पर रहने को मजबूर बेघर लोगों की स्थिति सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़ी आबादी वाले शहर का बड़ा मुद्दा है। प्रसिद्ध गोल्डन गेट ब्रिज, बेहतरीन मौसम, गूगल और मेटा जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों की स्काई स्क्रैपर्स इमारतों के बीच सड़कों पर सोने को मजबूर 10,000 से अधिक बेघर लोग सैन फ्रांसिस्को की एक अलग ही तस्वीर सामने लाते हैं। मैं बेघर हूँ। शुरू से ही मेरा ठिकाना सड़कों में ही रहा है। एक मामूली ब्रोकर के रूप में मैंने काम किया है और उसमें भी मुझे जो कुछ भी सुविधाएं मिली है मैंने उसी में गुजारा किया है। एक दूसरे पर समस्या के लिए दोषारोपण करती दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बेघर संकट की समस्या को केवल बिगाड़ने का काम ही किया है। ऐसे बहुत से बेघर लोग हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, कुछ को ड्रग्स की भी लत लगी है। पर हमारा मत यह है कि हमें उन्हें आवास की सुविधा, खाने की, यहाँ तक कि वेतन की सुविधा भी मुहैया करवानी चाहिए। परंतु बहुत बार ऐसे देखा गया कि उन्होंने खुद से ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आवास और शहरी विकास विभाग की वार्षिक बेघरता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अमेरिका में बेघर आबादी 6.5 लाख से अधिक तक पहुंच गई। The drug issue is a huge problem. बहुत बार क्या होता है कि ये बेघर लोग ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। फिर चाहे इनके लिए कोई भी सुविधा जैसे कि घर, खाना, रहना कुछ भी उपलब्ध करवाया जा रहा हो, या फिर भी सड़कों को नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप उन्हें सड़कों से किसी आवास में भी बसाना चाहेंगे तो ये लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे और इस तरह से यह चक्र चलती रहेगी, चूँकि ना वो ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं और ना ही सुविधा लेना चाहते हैं। अमेरिका की 10 सबसे महंगी काउंटीज में से 5 काउंटीज सैन फ्रांसिस्को में हैं। फिर भी इस शहर में होमलेसनेस की समस्या बहुत गंभीर है। आप सड़कों पर स्ट्रीट्स में होमलेस लोगों को देख सकते हैं। करीब 10% लोग सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में बेघर हैं। और सिर्फ सैन फ्रांसिस्को नहीं, अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो, अटलांटा, पूरे अर्बन लैंडस्केप का पार्ट होमलेसनेस या बेघरी है। बढ़ती महंगाई और फूड इन्फ्लेशन के साथ होमलेसनेस का मुद्दा इस इलेक्शन पर खासा असर छोड़ सकता है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।